हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट मंत्रा। आई एम प्रिंस शर्मा, योर बायोलॉजी फैकल्टी एंड मेंटर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के। ये एक लंबा वीडियो होने वाला है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट पॉइंट होंगे जो आपको एज इट इज लर्न करना है और एटलीस्ट हम 3 चैप्टर खत्म करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो जहां से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है, सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल have radial arrangement of microfibrils। तो जो सेल वॉल होती है गार्ड सेल की, उसमें माइक्रोफाइब्रिल्स का क्या होता है, रेडियल अरेंजमेंट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कोहेजन, एडहेजन एंड सरफेस टेंशन। ये 3 प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से जो वाटर है, जो वाटर ऊपर जाता है, वाटर की ये 3 प्रॉपर्टीज है, कोहेजन, एडेशन और सरफेस टेंशन, जिनकी वजह से वाटर को उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कैपिलैरिटी मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और कैपिलैरिटी किससे मिलती है, आपके कोहेजन, एडेशन और सरफेस टेंशन से। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है इवोल्यूशन ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स का इवोल्यूशन क्यों हुआ, C3 प्लांट्स में क्या कमी थी जिससे C4 प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ। वो ये इसलिए हुआ ताकि वो CO2 की जो यूटिलाइजेशन है, CO2 की जो यूटिलाइजेशन है उसको मैक्सिमाइज कर सके। क्या कर सके, उसको मैक्सिमाइज कर सके। तो जो आने वाले टाइम में जब CO2 एनवायरनमेंट में ज्यादा होगी तो C4 प्लांट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अभी आपको C3 प्लांट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्लांट ऑब्टेन देयर मोस्ट ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम सॉइल एक्टिवली। तो प्लांट ज्यादातर मिनरल्स क्या है, सॉइल से एक्टिवली क्या लेते हैं, आपके एक्टिवली वो क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है आपका। ओके, एक्टिवली। इसके क्या कारण है, पहली बात, जो मिनरल्स आपके सॉइल में प्रेजेंट हैं वो क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। जो आपके मिनरल सॉइल में प्रेजेंट हैं वो क्या है, आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, उसके बाद सॉइल में जो मिनरल्स की अमाउंट होती है वो क्या होती है, कम होती है। इन सॉइल मिनरल्स आर लेस। तो इसलिए क्या है, आपको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे भेजना है तो बेसिकली आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन हेल्प इन क्रिएशन ऑफ वाटर पोटेंशियल। जो आपका एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है उसकी वजह से आपका क्या डेवलप होता है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका डेवलप होता है। ओके, तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी हम इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट हम जो अपना पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल क्या होते हैं, आर कंट्रोल पॉइंट्स। ये क्या है, कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एंड where plant adjust quantity
एंड टाइप ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो जो आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है एंडोडर्मल सेल में, वो कंट्रोल पॉइंट्स है जहां पे प्लांट एडजस्ट करता है कि किस क्वांटिटी में और किस कौन से टाइप के सोल्यूट्स उसको क्या है अपने अंदर लेने हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, चीफ सिंक फॉर मिनरल एलिमेंट्स। मिनरल एलिमेंट्स के लिए चीफ सिंक क्या होता है? तो इसका आंसर है एपिकल एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो ये आपको याद रखना है, चीफ सिंक फॉर मिनरल एलिमेंट्स क्या है? एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसके साथ साथ क्या हो सकता है? यंग लीव्स हो सकते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज डेवलप कर रही है, जैसे डेवलपिंग फ्लावर हो गए, ठीक है, जो भी चीज अभी अपने इनिशियल स्टेज पे है वो क्या है? चीफ सिंक फॉर मिनरल एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना ही होना चाहिए, तो वो है आपका मोबाइल एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स क्या है इजीली मूव कर जाते हैं या मूव करते हैं, उनको मोबाइल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट पे मूव करते हैं, और इनमें है मोलिब्डेनम, निकल, जिंक, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटेशियम। ठीक है, और इसके साथ ही आप लोग याद कर लीजिए, जो सेकंड है आपका इमोबाइल एलिमेंट्स। इमोबाइल एलिमेंट्स ये क्या है? कौन से हैं ये ओल्ड से यंग में मूव नहीं करते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है बी एस। ओके, कैल्शियम, सल्फर, बोरोन, कैल्शियम, कोबाल्ट और आयरन, ये आपको नाम याद होना चाहिए। और इसमें क्या है, सबसे ज्यादा आपको जो याद होना चाहिए वो है कैल्शियम। ठीक है, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके सोर्स एंड सिंक। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सोर्स एंड सिंक। तो ये जो दोनों ही टर्म है ये रिलेटिव है, और ये क्या है? रिवर्स हो सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। ठीक है, जिसमें या फिर प्लांट की नीड के हिसाब से ये क्या हो सकती है? रिवर्स हो सकती है, मे बी रिवर्स्ड। ओके, ये आपको याद रखना, कोई परमानेंट नहीं है कि सोर्स यही सोर्स रहेगा और यही सिंक रहेगा। सीजन या प्लांट की नीड के हिसाब से ये क्या हो सकती है? रिवर्स हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम क्या क्या ट्रांसलोकेट करता है? आपका वाटर है, सुक्रोज है, कुछ अदर शुगर भी रहती हैं। ओके, ठीक है, हॉर्मोन्स एंड अमीनो एसिड, ये क्या है कर रहा है? वो फ्लोएम ट्रांसलोकेट कर रहा है। ठीक है, अभी जो आपका एक्सेप्टेड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन या फिर शुगर का ट्रांसलोकेशन जो होता है, उसके लिए जो एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है वो क्या है? मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। क्या है? मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें क्या है? ऑस्मोटिकली एक्टिव एंड केमिकली क्या है? जो आपकी इनर्ट शुगर है उसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसलोकेट करते हैं। तो और वो कौन सी होती है? आपके सुक्रोज होती है। तो मैंने क्या बोला? ऑप्टिकली एक्टिव एंड केमिकली इनर्ट। ठीक है, कौन सी शुगर है ये आपकी? सुक्रोज। ओके, नेक्स्ट फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, इसको मैं स्मॉल में लिख रहा हूं। ये क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन एक आपका एक्टिव प्रोसेस है।
ठीक है ना। इसमें लोडिंग और अनलोडिंग दोनों में ही आपको एनर्जी चाहिए। जब आप क्या है, या आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि जब आप सामान चढ़वाते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, लोड करवाते हैं, तब भी आपको क्या है वहां पे पर्सन चाहिए होता है और अनलोड पे भी पर्सन चाहिए होता है। ऐसे ही जब भी शुगर की लोडिंग और अनलोडिंग होगी, दोनों में ही आपको क्या चाहिए होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन सिंक सुक्रोज either get changed into starch और या फिर और get consumed। तो जो आपका सिंक है, ओके, जो आपका सिंक है उसमें जो सुक्रोज है, या तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर वो क्या है, कंज्यूम हो जाएगी। इस बात का आपको क्या है, ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद फिर एक छोटा सा पॉइंट है जो आप देख लीजिए, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के बारे में ही है ये। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसकी वजह से, ये वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से एंड प्रेशर ग्रेडियंट। और किसकी वजह से, ये प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज आपको याद रखना है कि जो आपका फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है, ये क्या फॉलो करता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करता है। ये आप जरूर याद रखें। ओके, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे वन लाइनर्स मिनरल न्यूट्रिशन के। ओके, यहाँ पे जो इससे पहले हमारे वन लाइनर्स थे वो किसके थे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के थे। अब हम वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी में पहले ही पेज पे दिया हुआ है वो है हाइड्रोपोनिक्स, है ना। बिना सॉइल के जो आप क्या है खेती करते हो, ये एक टेक्निक है कि हम प्लांट को क्या है ग्रो करते हैं, ग्रो प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट मीडियम। हम किस में ग्रो करते हैं प्लांट्स को, न्यूट्रिएंट मीडियम में हम लोग क्या करते हैं प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, ये किसने दिया था, जर्मन बॉटनिस्ट थे जूलियस वॉन सैक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या करते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने हाइड्रोपोनिक्स की मदद से हम जो एसेंशियल एलिमेंट है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको क्या है डिस्कवर कर पाए हैं। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर पाए, कोई और एलिमेंट उनको रिप्लेस नहीं कर पाए। एक मोटी मोटी डेफिनेशन है कि एसेंशियल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको कोई रिप्लेस नहीं कर पाए। जैसे कि आप लोगों के लिए एसेंशियल है पढ़ाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई एसेंशियल है, उसको कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती है। ओके, ठीक है, उसके बाद जो हमने हाइड्रोपोनिक्स है उसको किस किस चीज को ग्रो करने में हमने यूज किया है, टमाटो को ग्रो करने में यूज किया है, सीडलेस कुकुम्बर को हमने ग्रो करने में क्या है इसको यूज किया है, और हमने किस में यूज किया है इसको, लेट्यूसे में। किसमें यूज किया है आपका, लेट्यूसे। ठीक है, उसके बाद दो टाइप के आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहले होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, पहले आपके कौन से होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, जो आपको 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा चाहिए, एक्सेस में चाहिए। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इनमें कौन कौन आता है आपका, कॉर्न, CHON आप ऐसे रखते हैं, कॉर्न,
PSK का mg। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ओके, नेक्स्ट है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, जो आपको 10 मिलीमोल पर केजी से आपको क्या चाहिए, लेस अमाउंट में चाहिए। ठीक है, ये कौन से हैं आपके, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, क्लोरीन, बोरोन, निकल और आपका मोलिब्डेनम। ठीक है, ये आपके क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं CHO के बारे में। CH&O, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है, ये नॉन मिनरल्स है, मतलब बेसिकली आपको ये सॉइल से क्या है, नहीं मिलेंगे। तो आपको इसमें याद रखना है कि देखिए, जो कार्बन है आपको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एयर से मिलेगा, जो आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है ये आपको कहाँ से मिलेगी, आपको वाटर से ये फुलफिल होगी। तो ये मिनरल्स नहीं है। ठीक है, ये क्या है, आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होते, इसलिए इनको क्या है, हम लोग आयन की फॉर्म्स में इनको मिनरल्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो हम देख लेते हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट वो होते हैं जो बेसिकली एसेंशियल तो है नहीं, पर अगर हो तो बहुत बढ़िया है। बेनिफिशियल एलिमेंट्स जैसे कि इसमें आपका आता है सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और Fe। ठीक है, अब जो आपका, हम थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन ये आपका किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, NO3-, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको हम, नाइट्रेट, या फिर NO2 की फॉर्म में हो सकता है, NO2-, इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइट। ठीक है, और तीसरा केस क्या है, NH4+, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम आयन। तो मेनली आपको याद रखना है, मेनली आपका किस फॉर्म में होता है, नाइट्रेट की फॉर्म में होता है, NO3- की फॉर्म में होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका फॉस्फोरस के बारे में। ठीक है, इसको हम एब्जॉर्ब किस फॉर्म में कर सकते हैं, H2PO4- की फॉर्म में, या फिर HPO4-2 की फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है, ये मोर अबंडेंट कहाँ पाया जाएगा, ज्यादा अमाउंट में कहाँ पाया जाएगा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। कहाँ पाया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपका ये पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कैल्शियम के बारे में। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आ सकता है, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपके कहाँ पे पाया जाता है, मिडिल लैमेला। कहाँ पाया जाएगा, आपके मिडिल लैमेला में पाया जाएगा। और किस फॉर्म में पाया जाएगा, कैल्शियम पैक्टेट। किस फॉर्म में पाया जाएगा, ये आपके कैल्शियम पैक्टेट में। और ये किस लिए जरूरी है, स्पिंडल, जो आपके माइटोटिक स्पिंडल होते हैं, माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की। ये कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। ठीक है, और ये क्या करता है, मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर।
क्या मेंटेन करता है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, सल्फर। ठीक है, ये कहाँ है, प्रेजेंट इन अमीनो एसिड। कहाँ प्रेजेंट है, ये अमीनो एसिड में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि आपका सिस्टीन, एंड मेथियोनिन। कहाँ प्रेजेंट है आपके ये, सिस्टीन और मेथियोनिन में। ठीक है, उसके बाद बाकी भी बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थायमीन, बायोटीन, कोएंजाइम ए एंड फेरोडॉक्सिन। इसमें एक चीज और आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, फेरोडॉक्सिन। इसमें भी क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए सल्फर के बारे में एटलीस्ट। उसके बाद है आयरन। ठीक है, आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है आपका, Fe++ या Fe+2 आप कह सकते हैं। ये किसका पार्ट होता है आपका, फेरिडॉक्सिन का पार्ट होता है। ठीक है, एंड साइटोक्रोम किसका पार्ट होता है, फेरिडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। ठीक है, ये अब इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि आयरन क्या है, क्लोरोफिल का पार्ट नहीं होता है, पर उसके लिए ये क्या होता है, बहुत ही एसेंशियल होता है। क्लोरोफिल का पार्ट नहीं होता है, पर ये बहुत ही एसेंशियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम मैग्नीज के बारे में। ठीक है, ये किस काम आता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। किस काम आता है ये, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर की स्प्लिटिंग होती है, तो इस काम में ये आता है। नेक्स्ट है आपका जिंक। जिंक क्या होता है आपका, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें यूज होता है ये आपके, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, एक बात मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे बुक्स ले जाते हैं और उससे उनकी क्या एंजाइटी इंक्रीज हो सकती है। तो अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गए हैं तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि आपको टेम्पटेशन होगी बाकी बच्चों को देख के बुक्स पढ़ने की, पर प्लीज़ उसको ना देखें, वो आपके लिए बेटर होगा। एग्ज़ाम वाले दिन आप बिल्कुल फ्री माइंड से वहाँ जाएँ। ठीक है, अपने ब्रेन को एग्जॉस्ट ना करें एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कॉपर की। कॉपर जो है आयरन की तरह ही क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। मतलब ये आपका Cu+ और Cu+2 में क्या होता रहता है, इंटरचेंज होता रहता है। ठीक है, और ये किसका पार्ट होता है आपका, प्लास्टोसाइनिन। किसका पार्ट होता है ये, प्लास्टोसाइनिन का, साइटोक्रोम का। ओके, प्लास्टोसाइनिन एंड साइटोक्रोम A एंड A3, ये भी आपको याद रखना है। साइटोक्रोम A एंड A3 का ये पार्ट होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बोरोन के बारे में। नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, बोरोन के बारे में। इसको हम एब्जॉर्ब करते हैं BO3-3 या फिर B4O7-2 के बारे में। ठीक है, किस लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, पोलन जर्मिनेशन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना। और दूसरा आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए। किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका कौन सा एलिमेंट है, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा अपना, मोलिब्डेनम। ठीक है, किस फॉर्म में होता है ये, एब्जॉर्ब MoO2+2, इसको मोलिब्डेनेट आयन बोलते हैं। ठीक है, और ये किस में आपका पार्ट लेता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। किस में पार्ट लेता है ये, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, एंजाइम का पार्ट होता है वहाँ पे नाइट्रोजिनेस। ठीक है, और नाइट्रेट रिडक्टेज। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन।
ठीक है। क्लोरीन किस में इन्वॉल्व होता है? वाटर स्प्लिटिंग में। वाटर स्प्लिटिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। तो जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में किसी भी प्लांट को चाहिए होता है, ग्रेटेस्ट अमाउंट में, वो कौन सा है आपका? नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा प्लांट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज़ की चाहत होती है? नाइट्रोजन की, ठीक है। ओके। उसके बाद एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो क्या है? आयरन। कौन सा है माइक्रो न्यूट्रिएंट? आयरन, ठीक है। ये भी क्या होता है? हमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में चाहिए होता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन चाहिए आपको? नाइट्रोजन, ओके। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन चाहिए? आयरन, ठीक है। Fe चाहिए आपको, यह बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक्टिवली मोबाइल एलिमेंट कौन से होते हैं। इनके नाम आप याद रख लीजिए। एक्टिवली मोबाइल एलिमेंट्स कौन से आपके? नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो इनकी जो डेफिशिएंसी है, किसी भी लीफ में अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो वो सेनेसेंट लीफ हो जाएगी आपको, मतलब बॉडी दिखने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद इमोबाइल एलिमेंट जो हिलते ही नहीं है, एक ही जगह पड़े रहते हैं, कौन से है? कैल्शियम और आपका सल्फर, ठीक है। और इनकी जो आपको डेफिशिएंसी है वो किस में दिखेगी? आपको यंग लीव्स में दिखेगी, ठीक है। ये किस में दिखेगी आपको? सेनेसेंट लीव्स में। और यहाँ किस में दिखेगी? एस से याद कर लीजिए। और यहाँ किस में दिखेगी आपको? यंग लीव्स में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट तो जिस भी कंसंट्रेशन के नीचे एक वर्ड है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ओके। अगर कोई भी एलिमेंट क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बिलो है, उसको वो अमाउंट पे नहीं मिल रहा है, तो बेसिकली क्या होगा? प्लांट की जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट आएगा। या तो स्टंट ग्रोथ रह जाएगी, या नेक्रोसिस होगा, या क्लोरोसिस होगा, कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम इसमें डेफिशिएंसी सिस्टम्स देख लेते हैं। तो देखिए, पहला हम देख रहे हैं क्लोरोसिस के बारे में। क्लोरोसिस क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ओके। क्लोरोसिस क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। जिससे लीव्स क्या है आपके? ऑब्वियसली येलो हो जाएंगी। तो ये किससे होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, Fe, Mn, Zn, MO, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्रोसिस। इन दोनों के एलिमेंट आपको याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। नेक्रोसिस में क्या होता है? टिश्यू की डेथ हो जाती है, पर्टिकुलरली लीफ वाले जो टिश्यू है उसकी डेथ हो जाती है। डेथ ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है आपके? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ये क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, ओके। और डिले फ्लावरिंग, फ्लावरिंग में
डिले होना, ठीक है, सल्फर और मोलिब्डेनम, इनके ऊपर डिपेंड करता है आपका, ठीक है। तो ये आप प्लीज ये पॉइंट्स एक बार देख के जाएं, आपको फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ होगा नहीं इससे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, मैं पॉइंट लिख देता हूं आपको, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेशन, स्मॉल में लिख रहा हूं, इन टिश्यू that reduces dry weight of tissue by 10% is considered toxic concentration। तो अगर किसी कंसंट्रेशन पे कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उसकी किसी पर्टिकुलर कंडीशन कंसंट्रेशन पे ड्राई वेट 10% से भी 10% से रिड्यूस हो रहा है, तो उस कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मान लेंगे, टॉक्सिक कंसंट्रेशन मान लेंगे। इसमें सबसे फेमस जो एग्जांपल है वो है मैग्नीज टॉक्सिसिटी का। सबसे फेमस एग्जांपल किसका है, मैग्नीज टॉक्सिसिटी का। अब इससे क्या होता है, अगर ये इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई, क्या हो गया, यहाँ पे ए आएगा, इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि ये क्या है, टॉक्सिक कंसंट्रेशन में हो गया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। और इसमें आपको क्या है, जो मेन सिम्टम्स आपको दिखता है, ठीक है, वो क्या दिखेगा आपको, क्लोरोटिक वेन आपको दिखेगी, ओके। मैग्नीज टॉक्सिसिटी में मेन सिम्टम्स आपको क्या दिखेगा, क्लोरोटिक वेन्स आपको शो होंगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो आयंस हैं वो मोस्टली क्या है, आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि एक तो क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता, और दूसरा क्या होता है, आयनिक फॉर्म में होता है। तो पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टिव होता है, एक्टिव और पैसिव क्या होता है, दोनों होता है, पर मेनली एक्टिव होता है ना, ये आपको याद रखना है, मेनली एक्टिव होता है। उसके बाद जो आयन एब्जॉर्प्शन है उसके दो फेजेस होते हैं, टू फेजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। पहला है आपका फर्स्ट फेज जो है, फर्स्ट फेज में क्या होगा, एंट्री ऑफ आयन इन एपोप्लास्ट, एंट्री ऑफ आयन इन एपोप्लास्ट, ठीक है, ये क्या होगी, आपकी पैसिव मूवमेंट होगी, ओके। उसके बाद जो आपका सेकंड फेज है, सेकंड फेज क्या होगा आपका, एंट्री ऑफ आयन इन सिम्प्लास्ट, ठीक है। और ये क्या है, सिम्प्लास्ट में जो एंट्री है वो एक्टिव एंड पैसिव दोनों हो सकती है, ठीक है। और फिर वही बात मैं आपको बोलूंगा कि मेनली क्या होगा, एक्टिव होगा, मेनली क्या होगा आपका, एक्टिव होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फेज क्या होता है, एपोप्लास्ट में एंट्री होती है आयन की, वो पैसिव होती है। फिर सेकंड फेज में एंट्री ऑफ सिम्प्लास्ट होता है, वो क्या होता है, एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है, मेनली क्या होगा आपका, एक्टिव होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन।
क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। ओके, इसके भी सारे ही पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इस साल भी आएगा, देख लेना आप लोग। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो पहले हम नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट किसमें करेंगे हम लोग? इसको अमोनिया में करेंगे या फिर क्या करेंगे? नाइट्रेट में करेंगे। ओके, NO3 माइनस नाइट्रेट में करेंगे। समझ आई बात? उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? नाइट्रोजन टू NO3 नाइट्रेट कंपाउंड में वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना, अगर इलेक्ट्रिकल हो रहा है तो उसमें नाइट्रोजन से NO3 हो सकता है, सॉरी नाइट्रोजन से NO3 होगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में N2 किस में कवर होगा? NH3 और आपका NO3 माइनस में। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल फिक्सेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? हम इंडस्ट्रियल या इसमें हम क्या कर रहे हैं? N2 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? NH3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक टर्म है नाइट्रिफिकेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? NH3 को किस में कन्वर्ट करते हैं? NO3 माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है हमारी अमोनिफिकेशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? जैसे कोई डेड बायोमास है ना, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, प्रोटीन है, ठीक है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? डेड बायोमास। बेसिकली क्या हो गया? अगर प्रोटीन है ना, तो उसको हम किस में करते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ये अमोनिफिकेशन होता है आपका। उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है आपका? NO3 माइनस को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? N2 में कन्वर्ट करते हैं। ये डीनाइट्रिफिकेशन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को कौन से हैं आपके? नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, ये तीनों ही क्या है? कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तीनों ही क्या है? ये कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कौन सा है? सूडोमोनास, ठीक है, एंड थायोबैसिलस। क्या है? सूडोमोनास और थायोबैसिलस। ठीक है, ये आपको देखना है ना, ये बैक्टीरिया के नाम आपको याद होने ही होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें कौन कौन है आपके? एक तो आपका है एजोटोबैक्टर और दूसरा आपका
ब्रिजन किया, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, BEIJENICKIA, ब्रिजेंकिया। ओके, ये आपको याद रखना है, ब्रिजेंकिया। उसके बाद फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एनएरोबिक। एनएरोबिक कौन से हैं आपके, ये बहुत पूछा जाता है, रोडोस्पाइरिलम। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं सिम्बायोटिक के बारे में, राइजोबियम, ओके, एंड फ्रैंकिया। ये दोनों ही क्या है, फ्री लिविंग है सॉइल में, क्या है, बट नाइट्रोजन फिक्सेशन किस फॉर्म में करते हैं, सिम्बायोंट। सिम्बायोंट फॉर्म में ये क्या करते हैं, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं राइजोबियम के बारे में, हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो राइजोबियम है आपका, है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है, आपके लेग्यूम प्लांट्स में ये आपका क्या है, पाया जाएगा राइजोबियम। ठीक है, लेग्यूम प्लांट कौन से, जैसे अल्फा अल्फा, इसको आप अल्फा अल्फा जैसे भी बोलना चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, और भी प्लांट्स के नाम ले सकते हैं हम लोग, स्वीट क्लोवर, ठीक है, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, सब स्वीट है यहाँ पे। ठीक है, गार्डन पी, ठीक है, लेंटिल्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स के हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, बीन्स वगैरह एक्सेट्रा। फिर हम बात करते हैं फ्रैंकिया के बारे में। ठीक है, फ्रैंकिया क्या किस में करता है, एलनस में करता है। ठीक है, और किस में करता है, एलनस इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दूसरा किस में करता है, कैसो, कैसो एरिया में ये करता है। ठीक है, ये क्या है, कैसो, ये दोनों ही क्या है, नॉन लेग्यूम प्लांट्स है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, तो जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, जो इन बैक्टीरिया की वजह से बनते हैं लेग्यूम प्लांट्स में, ये क्या होते हैं आपके, रेड होते हैं या फिर क्या होते हैं आपके, पिंक होते हैं। ठीक है, और ये किस वजह से होते हैं, आपके लैग हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रहेगा तो जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब नाम आ गया है नाइट्रोजनेज का, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, नाइट्रोजिनेज। ठीक है, ये क्या है, एक मोलिडिनम एफी प्रोटीन है। ठीक है, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। तो अब हम थोड़ा सा गणित कर लेते हैं कि जो आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है आपका। ठीक है, उसमें क्या चाहिए आपको, 8 ATP चाहिए फॉर ईच NH3। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 8 ATP, रिएक्शन भी दी हुई है NCERT में, है ना, 8 ATP चाहिए आपको। ठीक है, ईच NH3 के लिए। और उसके बाद जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एनर्जी होती है वो कहाँ से ली जाती है, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एनर्जी कहाँ से आती है, आपके होस्ट सेल से। कहाँ से आती है, आपके होस्ट सेल से एनर्जी आती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, एक वर्ड है रिडक्टिव एमिनेशन।
क्या वर्ड है, रिडक्टिव एमिनेशन, है ना। तो ये किसमें आपके ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामेट फॉर्मेशन में ये प्रोसेस क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो ये आप डायरेक्टली इसको वन लाइनर याद कर लीजिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांस एमिनेशन। इसमें क्या होता है, तो जो दूसरे फॉर्म लिख देता हूँ आपके लिए, फॉर्म अदर अमीनो एसिड फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड। तो बेसिकली रिडक्टिव एमिनेशन हम लोग क्या करते हैं, ग्लूटामिक एसिड को क्या है बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद बाकी जो अमीनो एसिड बनाते हैं वो हम किससे बनाते हैं, ट्रांस एमिनेशन से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है। नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड, मतलब एक जगह से नाइट्रोजन को दूसरी जगह भेजना है, जैसे कि आपको क्या करना है, प्लांट पार्ट से रूट में भेजना है या कहीं और भी भेजना है, तो मेनली किस फॉर्म में होता है आपका, अमाइड्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, अमाइड्स की फॉर्म में, कैसे, किसकी फॉर्म में, एस्पार्जिन के फॉर्म में आपका क्या है, अमाइड्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, और किसके थ्रू होता है, आपके जाइलम के थ्रू होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है अमाइड्स में क्या होता है, जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू अमीनो एसिड, है ना, ये आपको याद करना है। तो नाइट्रोजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में वो किस फॉर्म में होता है, आपके अमाइड्स के फॉर्म में होता है, एस्पेरेजिन के फॉर्म में, और किससे होता है, जाइलम से, क्योंकि अमाइड्स में नाइट्रोजन परसेंटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अगर मान लो आपको अमीनो एसिड से अमाइड बनाना है, अमीनो एसिड से आपको क्या बनाना है, अमाइड बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ अमीनो एसिड का जो हाइड्रोक्सिल पार्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, NH2 ग्रुप से। किससे करना पड़ेगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा NH2 ग्रुप से। तो for the formation of amide from amino acid you have to replace hydroxyl group from amino acid and replace it with NH2 group। ठीक है, इसको, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालिटिक एमिडेशन। ओके, जब आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमीनो एसिड से हटा के NH2 ग्रुप लगाते हैं अमाइड बनाने के लिए, उसको बोलते हैं कैटालिटिक एमिडेशन। और आज के लेक्चर का ये लास्ट पॉइंट है, सोयाबीन में, ठीक है, नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यूरियाइड्स की फॉर्म में। किसमें होता है, यूरियाइड्स की फॉर्म में। कारण वही है आपका, हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे वन लाइनर्स हो गए आज के लिए। ठीक है, तो आप ये जरूर वीडियो देखें और अपना बेस्ट दें नीट में, जो भी आपने क्या है सीखा है, समझा है, उसको पूरा अप्लाई करें, और मेरी तरफ से आपको पूरी तरीके से बेस्ट ऑफ लक।